गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे मूर्ति निर्माण कला। मूर्ति निर्माण कला के अंतर्गत आने वाली गंधार शैली देन मथुरा कला के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मूर्ति निर्माण से वो मैंने करा दिए थे। अब हम लोग आज करेंगे मथुरा देन गंधार कला से जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे वो आज करा देंगे। फिर हम लोग कल की क्लास में कुछ नया देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों से जो कि क्वेरी है नोट्स के लिए, जो बच्चे कंटिन्यू कॉल करते हैं और बहुत से बच्चों का कमेंट था कि मैम आप कॉल रिसीव नहीं करते हो, देन रिप्लाई नहीं देते हो, मैं नोट्स कैसे परचेज़ करूं। तो देखिए बेटा, मैंने पहले ही बताया था, दिए गए नंबर पे आप जो है मैसेज किया करिए। क्या होता है, कॉल इंगेज जाता है फ़ोन, बहुत से स्टूडेंट की कॉल आती है नोट्स के लिए, तो बहुत सी बिजी होता है तो उस टाइम नहीं उठा नहीं पाते हैं, या फिर बिजी होती है इस वजह से नहीं उठा पाते हैं। देखिए, सभी के कॉल अटेंड करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सभी के अब 1 बाय 1 सबके कॉल्स अटेंड करना, सबको रिप्लाई करना। बहुत से बच्चे तो ये इसलिए फ़ोन करते हैं कि मैम पेपर कब होगा। भाई पेपर होगा तो इसके लिए कॉल करने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे यूट्यूब हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपका पेपर होगा, आप स्टडी पे कम ध्यान दे रहे हैं, पेपर होगा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या आप बिल्कुल रेडी हैं? आर यू रेडी? पेपर कब होगा? आर यू रेडी? नो, यू आर नॉट रेडी। इसलिए इस पे फोकस कम दीजिए, आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए, उसके बाद आप सोचिए कि अब पेपर हो जाए। अभी तो आप ये सोचिए कि भगवान पेपर होए ना, ओ माय गॉड पेपर हो ना, ये सोचिए गॉड से। तो इस वजह से आप इस पे कम फोकस करिए। और देन नोट्स की रहेगी बात, आप मैसेज करिए, आपका रिप्लाई मिलेगा। थोड़ी टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल प्लीज़ ना किया करिए। बहुत से बच्चे कॉल करते हैं, बहुत सा क्वेश्चन पुटअप करने लगते हैं और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। सबकी कॉल नहीं अटेंड हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं। और इतना टाइम नहीं मिलता टीचर को क्लास लेना, फिर नोट्स भी रेडी करना, बहुत से काम ऐसे होते हैं, सब बच्चों की कॉल अटेंड कैसे हो पाएगी। तो बस आप मैसेज करिएगा, आप किसी को भी नोट्स चाहिए हो आप अपना मैसेज करिए, देन कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए, अपना एड्रेस भेजिए। उस तरीके से आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स कहाँ पे जाके परचेस करने हैं और कितनी आपको फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस आप पता ही कर चुके होंगे कॉल करके, मैसेज करके, कि कितनी आपका चार्ज है। बहुत ही कम चार्ज है, बस ऐसे समझ लीजिए। आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, क्लास की ओर चलते हैं, डोंट वेस्ट द टाइम, कम टू द पॉइंट। आप लोग फटाफट राइट करते जाइए। गंधार शैली में शरीर का यथार्थवादी चित्रण किया गया। गंधार शैली में सबसे यथार्थवादी चित्रण किसका किया गया? तो शरीर का यथार्थवादी चित्रण किया गया। गंधार कला अत्यंत रूप से भारतीय बनी रही। ओके, गंधार कला जो थी वो अत्यंत रूप से भारतीय बनी रही और उसमें बुद्ध तथा जैन धर्म की प्रधानता है। क्या है? गंधार कला में किसकी प्रधानता है? बुद्ध तथा जैन धर्म की प्रधानता है। गंधार शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाएं मुख्य विषय रहे हैं। गंधार शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। गंधार शैली में जो है आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं के विषय किस शैली में रहे हैं, तो आप टिक करेंगे गंधार शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाओं के विषय रहे हैं। ओके, गंधार शैली में पारदर्शक वस्त्र और सलवटें मिली। पारदर्शक वस्त्र और सलवटें जानते हैं, जो जिसमें कि कपड़ा पड़ा है, सिलवट हुआ कपड़ा, सिकुड़ा हुआ कपड़ा, इस तरीके से जैसे एक बिछा होता है कपड़ा, ओके, उसको समेट दो तो क्या होता है, सिलवटें पड़ जाती हैं। इस तरीके से सिलवटें उसे बोलते हैं, सिलवटें मिली। ओके, गंधार में जातक कथाओं का चित्रण है। क्या है गंधार में? जातक कथाओं का चित्रण किसमें है? गंधार में, गंधार शैली में है। गंधार शैलियों ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श बनाया। अंडरस्टैंड? गंधार शिल्पियों ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श बनाया, आदर्श माना। गंधार मूर्तियों के निर्माण के कारण एक समय ऐसा था जब गंधार मूर्ति की भारतीय कलाओं में श्रेष्ठता तथा अन्य सभी मूर्ति कलाओं की जननी कहा जाता था। ओके, गंधार शैली के निर्माण के कारण एक समय ऐसा था, ओके, जब गंधार मूर्ति कला की भारतीय कलाओं में श्रेष्ठता तथा अन्य सभी मूर्तियों की जननी कहा जाता था। तो आपके इतने ही सारे इम्पोर्टेंट हैं गंधार से। अब आप मथुरा कला देख लीजिए।
फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर मथुरा देख लीजिए। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, बट देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि यहीं से सब कुछ आ जाए, इसलिए इसको ज़्यादा डीप ना लीजिएगा। बट एक बार देख सिलेबस आपके उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट थोड़ा बहुत तो होगा। बाय द वे आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर दिया जाए, इस वजह से आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मथुरा कला के बारे में देख लेते हैं। मथुरा कला में ही व्यक्ति विशेष की प्रतिमाएं का सर्वप्रथम निर्माण हुआ है। मथुरा कला में क्या हुआ, व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का जो है सर्वप्रथम निर्माण हुआ है। व्यक्ति विशेष प्रतिमाएं का निर्माण कहाँ हुआ, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो आप टिक करेंगे मथुरा कला में व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। मथुरा कला शैली भावना प्रधान, आदर्शवादी और प्रतीकात्मक है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी इनमें से कौन सी शैली भावना प्रधान है, आदर्शवादी और प्रतीकात्मक है। इन तीनों में से आपका कोई एक पॉइंट रख दिया जाएगा। इसमें से कौन सी शैली प्रतीकात्मक है, तो मथुरा कला शैली। ओके, भावना अगर दे दिया जाएगा तो भावना पे टिक करेंगे। इन तीनों में से किसी को आपको दे दिया जाएगा उस पर टिक करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं मथुरा कला शैली में भरहुत की लोक कला शैली है। मथुरा कला शैली भरहुत की लोक कला शैली और सांची की नागर कला शैली का सुंदर संवयन हुआ। देर से देख लेते हैं। मथुरा कला शैली में भरहुत की लोक कला शैली और सांची की नागर कला शैली का समन्वय हुआ। ओके, दूसरा देख ले, कला में श्रृंगार रस का पर्याप्त चित्रण हुआ है। मथुरा की मूर्तियां वहीं आसपास मिलने वाले सफ़ेद चित्तीदार लाल रवेदार पत्थर से बनी है। किससे बनी है, रवेदार पत्थर से बनी है। आपका ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन आपसे ऐसे पुटअप कर सकता है कि इनमें से चित्तीदार रवेदार पत्थर से बनी मूर्तियां कहाँ से हैं, तो आपका मथुरा कला के आसपास से मिलने वाले सफ़ेद चित्तीदार लाल रवेदार पत्थर से बनी हैं। किस शैली में, मथुरा कला शैली में लाल रंग के पत्थर से रवेदार चित्तीदार मूर्तियां बनी हैं। कहाँ, आसपास से मिलने वाले सफ़ेद चित्तीदार लाल रवेदार पत्थर से बनी है। इस तरीके से आप बार बार इसको रिपीट करिए, आपका लर्न हो जाएगा। इसीलिए मैं आपका हर एक चीज़ बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ। आप वीडियो बाय द वे नहीं भी लिख रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे होंगे, तो आप रख देंगे, कहीं अपना काम भी करने लगेंगे, तो क्या होगा, सुनते सुनते आपको वो चीज़ें सारी लर्न होती चली जाएंगी। ये मेरा उद्देश्य रहता है बार बार रिपीट करने का। ओके, मथुरा कला शैली में सर्वाधिक महत्व महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। आपसे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस शैली में सर्वाधिक महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं। मथुरा कला शैली में सर्वाधिक महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं। सारनाथ, श्रावस्ती एवं कौशाम्बी में मथुरा कला शैली की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ हुई हैं, सारनाथ, श्रावस्ती में और एवं कौशाम्बी में मथुरा कला शैली की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ओके, याद कर लीजिए, श्रावस्ती कौशाम्बी में मथुरा कला शैली की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध को खड़े हुए दर्शाया गया है। इन प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध को कैसे खड़े हुए दर्शाया गया। सो गाइस, आपका मथुरा कला से जितने भी आपके पॉइंट थे वो सारे क्लियर हो चुके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स इनफ फॉर टुडे। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं अच्छी नए चैप्टर के साथ, टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, और सारा ही जितना भी आपका सिलेबस जितना हो चुका उसको एक बार रिवाइंड करते हुए रिमाइंड हम लोग कर लेंगे क्या क्या हम लोग ने पढ़ लिया है। उसी तरीके से क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आप एक बात और, बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि मैम मुझको क्या है अलग से भी कोई बुक और पढ़नी पड़ेगी इसके बाद। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बता दिया। आपकी क्वेरी थी कि मतलब हमको थ्योरी समझ में नहीं आती है। ओके, पॉइंट्स वाइज जितने भी चैप्टर्स वाइज आपके जो भी सिलेबस हो बनने वाले सारे क्वेश्चन पे आप काम करिए, सारे क्वेश्चन हमको दीजिए, तो आपको वही एक चीज़ सारी प्रोवाइड हो रही है। फिर आपकी क्वेरी है कि हमको नोट्स भी प्रोवाइड कराइए। भाई नहीं, आप पहले बात तो नोट्स खुद से बनाना चाहिए। जितना आपका अच्छा आपका खुद से सजाया हुआ नोट्स, यानी कि
हर एक चीज़ अपने तरीके से लिखना, वो अपने खुद का नोट्स होता है। हर एक चीज़ को लर्न होती चली जाती है, जो अपना लिखा हुआ होता है जल्दी हो जाता है लर्न। बस यही खासियत है कि लिखने से जल्दी लर्न हो जाता है। दूसरे के नोट्स को आप लेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे तो टाइम लगता है। अब किसी कारणवश अगर आप नोट्स नहीं रेडी कर पा रहे तो मैंने नोट्स की सुविधा भी उपलब्ध की है, नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। आपको परचेज करने, आपकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो नोट्स बहुत से बच्चे नहीं बना पाते हैं। बहुत सी वुमेन्स हैं, वो हाउसवाइफ हैं, घर का भी देखती काम देन पढ़ती भी हैं। इन सभी लोगों के लिए नोट्स बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, परचेज कर सकते हैं। आफ्टर डैट हम लोग किस पे बात कर रहे थे, फिर चलिए कम टू द पॉइंट कि जैसे कि हाँ, बच्चों की क्वेरी थी कि मैम मुझको याद होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, याद नहीं होती चीज़ें। तो जब तक आप पढ़ाई को अपनी टाइम नहीं देंगे तो वो कैसे याद हो जाएगी। मैं घोल के तो पिला नहीं दूँगी आपको, मैं एक व्यवस्थित तरीके से आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रही हूँ। थ्योरी आपको याद नहीं होती है, क्वेश्चन बनने वाले जहाँ से हैं वो भी आपको नहीं याद हो, तो आपको याद क्या होगा। जब आपको कुछ याद ही नहीं होता है तो हम ऐसा तो कोई मंत्र नहीं दे देंगे कि आप वो पढ़ लीजिए और आपके सबको याद हो जाएगा आपको सब कुछ। भाई देखिए, स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, आप उसको टाइम दीजिए। स्टडी को जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा आपको नॉलेज होगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, नहीं याद। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पे अगर मैं काम कर रही तो आप क्या करिए, टीटी पीटी आर्ट की कोई बुक ले लीजिए, पूरी थ्योरी ऐसे पढ़िए जैसे कि न्यूज़पेपर है, पढ़ डालिए पूरी थ्योरी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको वही सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो आपका कंटेंट है किसी एक बुक से नहीं लिया गया। मैक्सिमम 8-9 किताबें होती, 8-9 किताबें, 10 किताबें मान लीजिए, सारा सभी से निचोड़ निकाल के आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। इससे अच्छा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। थ्योरी आप पढ़िए पूरी, 1 बार, 2 बार, 3 बार सारा पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको जिस टॉपिक से पढ़ाया जा रहा है उसकी आप पूरी थ्योरी देख लीजिए। बुक नहीं मिल रही तो ऑनलाइन देख लीजिए। फिलहाल तो बुक मिल जाती है मार्केट में, बट आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आ रहा सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको ये सारे पॉइंट जल्दी लर्न हो जाएंगे। क्या होता है, हर एक चीज़ का आप बैकग्राउंड जब जान जाते हैं तो आप कुछ चीज़ें बहुत ही स्मूथली अच्छे समझ में आ जाती, तो आपको माइंड में सेट हो जाता है आपके, तो आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी। और देखिए, मैक्सिमम 4-5 घंटे आप पढ़ाई में दीजिए। 1 घंटा 2 घंटे आप थ्योरी उसको पढ़िए, समझिए। थोड़ा गैप कर दी मैंने कि कंटिन्यू आप बैठे रहिए। 1-2 घंटे आप थ्योरी को समझिए। समझने के बाद आप जो टॉपिक है इसको देखिए 1-2 घंटे, ओके। फिर उसके बाद आप यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए, टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी वाली, जितनी नेट वाली भी होती वो भी आप ले सकते हैं। कला की बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, वो ले सकते हैं। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। जितने ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कि खुद से मैं रेडी कितने, जैसे हड़प्पा आपने पूरा पढ़ लिया, हड़प्पा पूरा पढ़ लिया, आपको पता है मैंने हड़प्पा सब कुछ क्लियर कर लिया। यूथ कंपटीशन की बुक ली, हड़प्पा सर्च किया, सॉल्व पेपर लिए, हड़प्पा देखा कहाँ, हड़प्पा के जितने भी सारे क्वेश्चन थे आपने सब सॉल्व कर लिए। भाई जब आपको हर एक चीज़ मिल रही तो आपको जाहिर सी बात है हड़प्पा पूरा सॉल्व पूरा। फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उस पर आप मार्क करिए, अंडरस्टैंड, नहीं आ रहा उस पर मार्क करिए। उसके बैकग्राउंड को देखिए, ये क्वेश्चन मुझको क्यों नहीं आया, उस पर थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। जब आप किसी चीज़ को सीरियसली लेंगे तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा मैंने क्या टॉपिक सोचा था, किस वजह से हमको ये टॉपिक नहीं आ रहा, इसका क्या बैकग्राउंड था, ऑप्शन ये कहाँ से बना। क्वेश्चन बनाना सीखिए। जब आप क्वेश्चन बना लेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा। इस तरीके से अपनी पढ़ाई की स्टडी करिए और वैकेंसी आने तक आपको हर एक चीज़ को क्लियर करना। मैं तो क्लियर करा ही रही हूँ, जितना हमसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ, बाकी सारा आपको करना है। प्रैक्टिस करनी, मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। बच्चों की क्वेरी भी थी कि आप मैम प्रैक्टिस नहीं कराएंगी। बेटा अभी क्लास थोड़ा हो जाने दीजिए, थोड़ा क्लास को ऐसे हो जाने दीजिए कि आपका ऐसा ना हो कि अभी से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं। एग्ज़ाम के टाइम आपका थोड़ा ताज़ा रहेगा, प्रैक्टिस आप इधर से पढ़ेंगे और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप क्या करेंगे, पूरा सिलेबस को रिमाइंड करेंगे, एक बार देखेंगे, लर्न करेंगे। जब आप लर्न करेंगे उसी दौरान मैं प्रैक्टिस कराती रहूँगी, तो क्या होगा, आपको हर एक चीज़ ताज़ी रहेंगी। और प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको टेंशन होगी, मुझको ये नहीं आ रहा, फिर आप जाएंगे उसको लर्न करेंगे। तो इस वजह से आप इस तरीके से पढ़िए। अभी ज़्यादा प्रैक्टिस जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उस पर फोकस कम दीजिए। क्लास पूरी अटेंड करिए, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, मुझको पता कब हमको प्रैक्टिस करानी है कब नहीं करानी, अंडरस्टैंड। सो गाइस, हंसते खेलते आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय लेके पढ़िए, विदाउट टेंशन के पढ़िए। जब आप टेंशन से पढ़ेंगे तो आधी चीज़ आपके माइंड में जाएंगी नहीं,
अच्छे से पढ़िए और किसी बात की आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत ज़रूर करिएगा, जैसे कि आप करते हैं इसी तरीके से आप कमेंट करते रहिए, मैं आपका रिप्लाई देती रहूँगी। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।